वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी मुझे अर्जेंसी से वीडियो अपलोड करना होता है तभी मेरे को कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैं इतने दिनों से अपने माइक के साथ परेशान थी, अब मुझे माइक सही मिल गया तो मेरा टैब प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बना बना के रखी थी, वो पता नहीं वो पहले कहाँ डिलीट हो गई। उसके बाद ये सब टैब में सब कुछ बेकार होने लगा। इसके लिए सबसे पहले सॉरी, तुम लोगों को इतने दिनों बाद वीडियो मिल रहा है। अभी चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 9, ठीक है। इस चैप्टर का नाम होगा कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम इस इंटरेस्ट के दो टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो फॉर्मूला है, तुम लोगों को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कई सारे बच्चों को निकालना नहीं आ पाता, उनको नहीं होता कि अच्छा सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए तुम लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हारे पेपर में तुम्हारे को बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, और तुमको वो नहीं आ रहा तो इट्स ओके, तुम कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इट्स ओके, तुम क्या कर सकते हो, तुम न्यूमेरिकल कर लो, देख लेना, तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ कंप्यूटिंग के बाद यहाँ पर आएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या होता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ किस तरीके से हमारे टाइम जो वैल्यू मनी की है वो कैसे कैसे गिरती रहती है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट की जाती है। उसके भी 4 तरीके होते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, दूसरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, चौथा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का डेफिनेशन विद फॉर्मूला दे रखा है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी देखेंगे। ये चारों तरीके हो गए कि किस तरीके से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे इफेक्टिव एनुअल रिटर्न पे। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, तो ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हम लोगों को किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक कंपनी को एनालाइज करना होता है, कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, एक कॉर्पोरेट एनालिसिस होता है, एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, और हमारी उसके बाद आएंगे हम लोग एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो बंदे को पढ़ने चाहिए उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, ओके। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उसमें डिफरेंस, ठीक है, इसमें हम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट होती है उसको समझते हैं। तो तुम लोगों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रखी है, बैलेंस शीट भी दिखा रखी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा रखी है। अब आएंगे यहाँ पे व्हाट डू दीज सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट। अब ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट क्या करता है ये हमको बताएंगे। फिर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में डिफरेंस का कोई क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल पता चलेगी कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के अगर हिसाब से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको पूछेगा कि पाँचों बताओ, हो सकता है कि तुमसे शॉर्ट में ये लोग सिर्फ 2 पूछ ले कि अच्छा ऑथराइज कैपिटल समझा दो और इशूड समझा दो, या सब्सक्राइब समझा दो, या कॉल्ड अप कैपिटल समझा दो, ठीक है। तो या एक और 5वां हमारे पास पेड अप कैपिटल। तो इन पाँचों को तुमको पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम बता देंगे, अगर शॉर्ट में उन्होंने कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिकली कोई 2 या 3 पूछ लिया तो वो भी बता देंगे। उसके बाद सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड से क्या मतलब होता है, फिक्स एसेट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस क्या होते हैं, ये सब हमको यहाँ पे पता चलने वाला है। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि what do the subheadings under fixed assets like gross block या depreciation, net block, capital work in progress, इन सब का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे what are the current liabilities and provisions and net current account, ये देखेंगे बैलेंस शीट में। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बैलेंस शीट समराइज होती है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है वो सब ऊपर ही तुम लोग देख चुके हो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये देख लो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंथी। अभी ये चीज़ मैं शुरुआत में क्यों कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ एक क्विक रिविजन चाहिए कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं,
तो वो स्टार्टिंग का पोर्शन देखे, बाकी अगर उसको आता भी है तो नहीं भी देखेगा तो चल जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम ये लंबा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है देखना है तभी देखना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग इट, ऐसा टाइम बर्बाद मत करना। व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोगों को क्या देखना है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं। तो देखो अब हम लोग आएंगे व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यार सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वैसे तुम सबको पता ही है, पर फिर भी यहाँ पर देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बेसिकली आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है उसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है। विद इन एक कोई टर्म होती है जो आपको पता है कि भाई आपके पास इतना टाइम है, उसमें आपको इतने रेट पर इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो ये लिखा कैसे हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है उसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर रेट पे पर्टिकुलर टाइम में आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा इस प्रिंसिपल अमाउंट पे दे रहे हो। किसको दे रहे हो? जिसने आपको पैसा दिया था, जो आपका लेंडर है, ठीक है। जितने प्रिंसिपल अमाउंट आपने बोरो किया है उसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक डेफिनेट टाइम पीरियड में चुका रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको निकालने का एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा इजी सा फॉर्मूला होता है कि इंटरेस्ट रेट आप कैसे निकालते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आप कर देते हो 100, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि मिस्टर एक्स ने बोरो किए 10,000 रुपये बैंक से। किसके लिए? उसको कोई घर का सामान खरीदना था, ठीक है। और उसने क्या कहा कि भाई ये पैसे जो है मैं तुम्हारे ये 8 महीने में वापस कर दूंगा। कितने % रेट पे? 10% रेट पे मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है कि भाई किस तरीके से हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, यहाँ पे ध्यान से देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था 10,000, ठीक है। कितने महीने के लिए लिया उसने, रेट कितना है हमारा 10, कितने महीने के लिए लिया 8 महीने के लिए लिया। अब एक बात याद रखो कि अगर तुमसे यहाँ पे महीना बोल देगा ना तो नीचे तुमको 12 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 100 तो नीचे लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये जो रेट है उसकी वजह से तुमको रेट में होती है परसेंटेज, और इस परसेंटेज की वजह से यहाँ पे लगता है 100, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 100 बचेगा। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, कितना हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर 8 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा 8000 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना बचा है 12। इस 12 से हम लोग 8000 को करेंगे डिवाइड। तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखो अभी मैं सब कुछ ये वाला काम जो है वो तुम्हारे आंखों के सामने करके दिखा रही हूँ, ताकि तुम लोगों को, वैसे तो तुम सबको आता ही होगा ऑफ कोर्स, बट फिर भी कर देते हैं एक बार, एक सवाल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 12 के टेबल में 80 से यहाँ मान लो यहाँ पे 12 6 72 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 8, और यहाँ पे 80 फिर से आ गया 66, उसके बाद 72, उसके बाद 6, फिर एक उतारा 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पे 12 5 कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो कितना बन गया, इधर इसको ध्यान से देखो, ये बन गया 665। 665 इज द इंटरेस्ट रेट, जो आपको जो अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे देना है वो कितना हो गया आपका, वो आपका हो गया 665, ठीक है। और आपको अब अगर आपसे ये पूछे कि आपको, देखो ये सिर्फ आपको ये थोड़े है कि भाई 8 महीने के बाद सिर्फ उस बंदे को 665 रुपये दे दोगे, नहीं, उसको कितने रुपए दोगे 10,000 में इस अमाउंट को प्लस करके दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,665 रुपीज़। इतने रुपए आपको 8 महीने बाद उस बंदे को, जिससे भी आपने उधारी ली है, जिसने भी आपको पैसा लेंड किया है, उसको आपको देना पड़ेगा। अब हम चलेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट means that the interest will include interest calculated on interest। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ तुमको ज़रूर लिखनी है। वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट एनीवेयर इन योर लाइफ, यू नीड टू राइट दिस कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो तुमको किस पे देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। ये थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरेस्ट किस पे दे रहे होते हो, प्रिंसिपल अमाउंट पे दे रहे होते हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट किस पे दे रहे होते हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे होते हो। द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज एडेड बैक टू द प्रिंसिपल सम एंड द होल अमाउंट इज देन ट्रीटेड एज द न्यू प्रिंसिपल। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर इस बंदे ने, अब यहाँ पे चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैंने आपसे क्या बोला
कि मेरे को भाई 500 रुपये दे दो, कितने परसेंट रेट पे, 10% रेट पे दे दो, 1 साल के लिए दे दो, ठीक है। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ, 0 से 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 50, ठीक है, 50 रुपये होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मुझे उस रुपये कितने देने हैं, अब मुझे उसको देने हैं 550 रुपये, ठीक है। तो अब अगर मैं अगली बार अगले साल, अब 1 साल का तो ये हो गया, बट अगर मैंने उससे कहा कि अच्छा मुझे 2 साल के लिए चाहिए, तो 1 साल का रेट का मुझे ये इंटरेस्ट दिया उसने, तो दूसरे साल पे ये कितना हो जाएगा, दूसरे साल पे वो मेरे को 550 रुपये पे मेरे पे 10% इंटरेस्ट लगा देगा। समझ रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लो आपके पास अमाउंट है 5,000 रुपये, ठीक है, इसको आपने 2 सालों के लिए क्या किया, 2 सालों के लिए आपने इसको लोन पे लिया है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना है 10% है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट वुड भी, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से निकालेंगे कि 5,000 रुपये हमारा अमाउंट है, ठीक है, 10% हमारा ये रेट है, और हमारे को कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। यहाँ पे नीचे लगाया हमने 100, 0 से 0 काटा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो आपको पहले साल के लिए आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, पहले साल के लिए आपका इंटरेस्ट बनेगा कितना, 500 रुपये। बट यहाँ पर एक गेम है, इन द सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% विल अप्लाइड नॉट ओनली टू 5,000 बट ऑल्सो टू 500 इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो अब जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, मतलब अब जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है ये, समझ आ रही है, 5500 हो गया है, फिर 5,500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आपको इसको पूरे को एक बारी में निकालना है, इसका इन्होंने देखो फॉर्मूला भी बता रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके इन्होंने दिखा भी रखा है, इसको तुम लोग यहाँ से समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि जो कंपाउंडिंग होती है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर देखो, अगर मेरे को यहीं पे होता कि अच्छा मेरे को क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, तो उससे मेरा अमाउंट कम होता, समझ रहे हो। बट अगर मेरे को मान लो 5,000 रुपये पे मुझे पहले साल ही 500 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो अब मुझे मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5500 रुपये। अब जब मुझे इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो 550 रुपये होगा, ऐसे मेरा अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर पर ये सिंपल इंटरेस्ट से हो रहा होता तो ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, ठीक है, इसमें थोड़ा सी कमी आती। तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको दिखाई देता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये सब तो हमारा हो गया। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो टेबल है इसको ध्यान से देखो कि पहले ईयर में अगर 5% इंटरेस्ट रेट था तो अमाउंट कितना बना, 10,000 का 10,500 रुपये, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट अगर आपने लगाया तो यहाँ पे कितना होगा, 11,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपका 15% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 रुपये का अमाउंट बताया जा रहा है आपको, ये 11,500 रुपये हो जाएगा। 20% अगर है आपका, और अगर आपने 1 साल के लिए लिया है तो 20% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने हो जाएंगे, ये 12,000 हो जाएंगे। पहले में तो देखो ये सिंपल की तरह ही चल रहा है, ठीक है, पर अगर 5वें में देखोगे, ठीक है, 5वें में अगर हम इसको देखें तो देखो एट द एंड ऑफ ईयर अगर 5 साल हो जाएंगे और 5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,080 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 10% पे आप देख सकते हो 20,000 पे यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी का क्या मतलब होता है कि यार देखो पैसे की भी ना वैल्यू होती है। आज 1 रुपये की जितनी वैल्यू है ना उतनी फ्यूचर में नहीं रहेगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उन्होंने तुम्हें वो ज़रूर तुमको बताएंगे कि पहले, अब जैसे मैं भी अगर छोटी थी, वैसे मैं बुढ़ापे में नहीं आई हूँ अभी, पर अगर मैं छोटी थी ना तो आज जो मदर डेयरी का दूध जो होता है वो आधा लीटर का जो पैकेट है उसका आई थिंक वो 34-35 रुपीज़ का होगा, ठीक है। बट जब मैं छोटी थी तो वही जो पैकेट होता था वो मैं 17-18 रुपीज़ में लेकर आते थे। तो देखो उस समय जो 70 रुपये थे, देखो आज वो 34 रुपीज़ हो चुका है। तो तुम ये देखो कि कितना, मतलब 50% से ज़्यादा, 50% डिक्रीज हो चुकी है मनी की वैल्यू। जो चीज़ उस टाइम पर 17 रुपीज़ की मिल रही थी, आज उसी चीज़ को खरीदने के लिए, उतनी ही क्वांटिटी को खरीदने के लिए, उतनी ही क्वालिटी को खरीदने के लिए मेरे को उसके डबल पैसे चुकाने पड़े हैं। इसका मतलब जो मनी की वैल्यू है, मनी की वैल्यू 50% डिक्रीज हो गई है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ अ रुपी टुडे एंड वैल्यू ऑफ अ रुपी इन द फ्यूचर इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनी का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। अब इसमें टाइम का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम बढ़ रहा है तो मनी लूज हो रही है या मनी जो उसका वैल्यू है जो डिक्रीज हो रहा है। इसके बीच में एक और फैक्टर आ जाता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। उसकी वजह से जो महंगाई होती है ना, उसकी वजह से जो
मनी का वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब तुमसे अगर पूछेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो तुमको यही बताना है कि अ रुपी नाउ इज वर्थ मोर, जो आज उस रुपए की कितनी वैल्यू है ये फ्यूचर से ज़्यादा है, और रिलेशनशिप बिटवीन अ वैल्यू ऑफ अ रुपी टुडे एंड द वैल्यू ऑफ अ रुपी इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के रुपये की वैल्यू और फ्यूचर के रुपये की वैल्यू अगर हम देखें तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है यही हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मनी का वैल्यू है वो बढ़े, तो हमें क्या करनी है, उस मनी को हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि कंपाउंडिंग से हमें क्या मिले, उसका बेनिफिट मिले और हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। पर अब एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि सपोज करो कि तुमको कितने मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं अभी, या फिर 10,000 रुपये मिलते हैं फ्यूचर में। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हम क्या चूज करेंगे, हम कहेंगे भाई अभी हम लोगों को 10,000 रुपये दे दो, ताकि हम क्या करें, उसको इन्वेस्ट कर दें और उस पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो निकाली कैसे जाती है, कैसे पता चलता है कि अच्छा टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी का वैल्यू है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, बढ़ेगा कैसे, क्या करें कैसे नहीं करें, बहुत सारे उसके तरीके हैं उसकी कंप्यूटेशन के। अब हम देखेंगे इसको। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। अब देखो तुम लोगों से ना ये भी पूछा जा सकता है, मान लो ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूट करने का फॉर्मूला है, कौन सा नहीं है, कौन से उसके फैक्टर आएंगे, कौन से उसके नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर तुमसे मान लो 2 नंबर में सिर्फ इतना पूछ लिया कि सिर्फ इतना बता दो कि हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा तुम्हारा और उसका इतना रिटर्न है नहीं, ठीक है। और अभी ये वन शॉट है, और ये वीडियो तो मैं ऑलरेडी मुझे पता है 4 दिन पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी एडिट करूंगी तो फिर शायद मेरे ख्याल से 3 दिन पहले जाएगा। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मच ऑन द थिंग जो कि मुझे नहीं लगता कि उतना रिटर्न आपको देगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना देख लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, एक तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, और चौथा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, एक तो देखो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये 2 वर्ड तुमको याद रखना है पहले। एक तो फ्यूचर वैल्यू आ गया और एक क्या आ गया, एक आ गया प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरा तुमको 2 वर्ड्स क्या याद रखने हैं, सिंगल कैश फ्लो की बात हुई है और एन्युटी की बात हुई है। तो एक बारी क्या करो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ऐसे ये याद करने का तरीका है, ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले तो। अब इसके फॉर्मूलेज भी दे रखे हैं, फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो। मैं सवाल न्यूमेरिकल तुम लोगों को नहीं समझाने वाली हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा फायदा होगा इसको समझ के। टाइम बर्बाद करने वाली कोई बात है नहीं, पूरी बुक पढ़ी है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ लो, उसमें से तुम पास हो जाओगे। पास भी क्या होगा, तुम 90% से अब लेकर आ जाओगे। बट ऐसे न्यूमेरिकल में अगर किसी को नहीं आ रहा है, अगर किसी को थ्योरी नहीं आ रही है, मतलब देखो थ्योरी तुम लोग को आनी चाहिए क्योंकि थ्योरी ही है सब्जेक्ट में, बट अगर एक आध न्यूमेरिकल अगर नहीं भी आ रहा है ना तो छोड़ दो, मत उसके ऊपर टाइम बर्बाद करो। क्योंकि मुझे बच्चे बोल रहे हैं कमेंट में, मुझे मेल कर रहे हैं इस टाइम पे बच्चे, दीदी हमको न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, इन दोनों चैप्टर्स जो अभी नहीं हुए तुम लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा न्यूमेरिकल आ गया और तुमको नहीं आया तो क्या होगा। देखो माय डियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ, ऑप्शन आएगा मत करना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट जिसमें तुमको ऐसा लगे कि अच्छा ये अगर गलत हो गया तो मसला हो जाएगा। अगर मसला हो गया तो रिजल्ट भी का तसला हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, क्या मतलब है इसका, फॉर अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर अ पीरियड एम for which computing is done at the interest rate of v is given by the equation। कैसे निकालते हैं, अब इसको ध्यान से देखो, कैसे निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या, फ्यूचर वैल्यू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है मनी की, और क्या करेंगे इनटू करेंगे 1 + r उसकी पावर t। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर, फॉर्मूला तो तुम देखो यार याद कर ही लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, पी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1 + r, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी t। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये देख लिया तुमने। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 मेड टूडे 3 years hence इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। आपको क्या करना है, आज मैंने 2,000 रुपये लगाए और वो कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट मैंने कितना लिया, मैंने इंटरेस्ट रेट लिया 10।
तो उसका देखो इन्होंने ये क्या बता रखा है बेसिकली कि आपने 2,000 रुपये उसकी क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई करा 1 से, इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, इंटरेस्ट रेट है हमारा 10 अपॉन में हम करेंगे 100 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर मतलब टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, अब इसको बैठ के सॉल्व करते रहो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी क्या होती है, एन एन्युटी इज अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो। द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी क्या है, स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो, कि आप क्या कर रहे हो कि आप एक साल में एक इक्वल पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल रहे हो। जैसे मान लो किसी की कोई किसी के जैसे वो LIC टाइप्स नहीं होती है इंश्योरेंस, जैसे कि एक साल में आपको 30,000 देना है, आपको एक साल में आपको 50,000 देना है, तो एक साल में आप हर साल इक्वल कैश फ्लो कर रहे हो। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ यूनिफॉर्म कैश फ्लो made at the end of each period till the time of maturity t for which compounding is done at the rate v is calculated। अब इसका भी देखो कितना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। अब देखो ये उसका पूरा फॉर्मूला दे रखा है, ये उसको सॉल्व करेंगे। देखो यार मैं नहीं करा रही हूँ तुमको हिसाब, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि ये सब बस देख लो तुम एक बारी। जो इसका फॉर्मूला था ये आसान था, अगर ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आ जाए तो तुम कर सकते हो, बट ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला तुम कहाँ याद करते रहोगे यार। यहाँ पे आओ, ये इसका फॉर्मूला भी आसान है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम टू बी रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो एक सम हमको फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, इसको तो समझ ही लो। ठीक है, जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि इसको समझ लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम टू बी रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड टी फॉर विच डिस्काउंटिंग इट इज डन एट द इंटरेस्ट रेट वी। अब मान लो मुझे उसका क्या पता है, मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है कि अच्छा मुझे इतने रुपए चाहिए, है ना। हमें ये पता है कि मुझे फ्यूचर में, मान लो मुझे अभी एक गाड़ी है, मुझे अभी लेनी है, तो मुझे पता है कि अच्छा इसका इतना रेट है। अगर मुझे एक फ्यूचर वैल्यू पता है कि अच्छा मुझे इस वैल्यू पे पहुंचना है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि अच्छा मेरे को कितने % इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कितनी पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मेरा अमाउंट है, ये जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, मुझे कितना निकालना है, अपना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कि मैं इस फ्यूचर वैल्यू तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे पता है, प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगी कि अच्छा मुझे देखना है कि मैं कितना कितना इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं है, मुझे ये पता है कि मुझे किधर पहुंचना है। तो ये इंटरेस्ट रेट होगा, ये टाइम होगा, तो कैसे करके मैं इस चीज़ पे पहुंचूंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला है ये पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, इस तक मुझे पहुंचना है, मुझे पता क्या है फ्यूचर वैल्यू, इसकी क्या करूंगी 1 + r और अपॉन में ये अपॉन कह रही हूँ, जो उसकी पावर है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, एक साल में मैंने इतना कर दिया। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 पेएबल 3 years हेंस इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। वो कह रहा है कि अगर फ्यूचर वैल्यू आपको पता है कि 5,000 होगी, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है 1 करो प्लस में, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10/100, और पावर उसकी कितनी लगेगी 3 साल, टाइम की पावर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर लगा दी, और इसको सॉल्व करके हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। पैसे इन्वेस्ट करने हैं 3 साल पहले, इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर हम चाहते हैं कि अच्छा हमको एक प्रॉपर हम लोगों को कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग मिलती रहे, तो हम इस अमाउंट को आज इन्वेस्ट कर देते हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो हमको क्या होगा 3 साल के बाद हमको कितने रुपए मिल जाएंगे, 5,000 रुपये हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो बता रखा है कि अगर आपको चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीवेबल, अगर हमको चाहिए कि अच्छा हमको 2 साल में 10,000 रुपये रिसीव हो जाए और इंटरेस्ट रेट कितना मिले 10% मिले, तो आज कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि भाई 2 साल के बाद अगर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो हमें पहुंचना किस पे है, हमें पहुंचना है 10,000 पे। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अच्छा आज मेरे को कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, बड़ी फॉर्मूला फिर से देखेंगे, PV इज इक्वल टू FV मल्टीप्लाई 1 + r, और इसकी पावर कितनी होगी टाइम। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले पे जब आप पहुंचोगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा 8,187.297, 8,187.297। ओके, इस अमाउंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से एन्युटी वाला जो फॉर्मूला है वो फिर से डिफिकल्ट है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, हम इसे नहीं कर रहे हैं।
यार देखो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना, अब 4 दिन पहले तुम्हारे पास समय ही नहीं है उसको करने का। अगर इन सब के इसीलिए मैं करा नहीं रही हूँ कि अच्छा मैं समझाऊंगी तो फिर तुम लोगों को टाइम बर्बाद होगा, मैं करवा ही नहीं रही, क्योंकि टाइम बर्बाद मैं तुम्हारा करने ही नहीं चाहती। ये वन शॉट है, पेपर से 4 दिन पहले मैं दे रही हूँ तुम लोगों को, तो मैं जितनी इन्फो तुमको दे रही हूँ बस तुम उतना पढ़ के जाओ और तुम पास भी हो गए, तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर भी आएंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये मत सोचना कि दीदी मैंने ये छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, आपने ये छोड़ दिया, आपने ये नहीं पढ़ाया। भाई मैंने छोड़ दिया, मुझे पता है, मैंने पेपर दिया है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊँ मेरे 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, मैंने भी ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, इतनी इसकी कोई वेटेज नहीं है। ये तुमको वो नहीं बनाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें आज ही सारे स्टॉक मार्केट की खबर हो जाए, आज ही तुम पैसे का काम तमाम कर दो। तुमसे वो इतनी उम्मीद नहीं रखते, जितनी वो तुमसे उम्मीद करे तुम उससे ज़्यादा ही करके जाओगे, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ के जा रहे हो, इतना मुझे यकीन है, ठीक है। तो देखो यार, अब हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या होता है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी आप किसी फिक्स डिपॉजिट के लिए या फिर किसी बॉन्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मे भी ऐसा लिखा हो सकता है कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा, बट जो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न होता है वो कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 10.38% हो गया। तो अब ये इफेक्टिव एनुअल रिटर्न होता क्या है और ये कैसे होता है, क्या नहीं है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि द इफेक्टिव एनुअल रिटर्न अकाउंट्स फॉर इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग एंड द स्टेटेड एनुअल रिटर्न डज नॉट। यहाँ पे क्या होता है कि जो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न अकाउंट्स होते हैं वो इंट्रा ईयर पे कंपाउंड होते हैं। अब इंट्रा ईयर क्या होता है? कंपाउंडिंग क्या होती है तुमने देख लिया। इंट्रा ईयर मतलब एक साल के बीच में कई बार, वो दिन भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो ऐसे बाय एनुअली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजर्स इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा बता रखा है कि सपोज करो कि आपके पास एक एनुअल इंटरेस्ट रेट था कितना, सेविंग अकाउंट पे 10%, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने अपने सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये डाल रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने 1,000 रुपये डाल रखे हैं और अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल के लिए आपको यहाँ पे कितने रुपये मिल जाएंगे? 0 से 0 काट दो, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया जब यहाँ पे कोई भी इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग नहीं हुई, एकदम सिंपल इंटरेस्ट से मामला चला। बट यहाँ पे देखो कि अगर आपकी जो इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग होती है उसमें आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, ऑन और मान लो अच्छा क्वार्टर कितना होता है? क्वार्टर जो है एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन महीने का क्वार्टर होता है, तो एक साल जो है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, ओके। अब अपने जो 3 मंथ्स के बाद अगर आप अपनी सेविंग देखोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1,025 हो जाएगी। ये कैसे हुआ ये अभी बताती हूँ। देखो ये 1,000 रुपये आपका अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10, टाइम कितना इसने बताया 3 महीने, तो यहाँ पे 3 महीने लिखेंगे, रेट है तो उसके लिए 100 लगा दिया। और क्योंकि ये मंथ्स में दे रखा है, ये जब भी आपको मंथ्स में देगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप नीचे 12 लगा दोगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है, ओके। 0 से 0 काट दो, यहाँ पे कितना आ गया? 10 से 10 की मल्टीप्लाई होगी 100, ठीक है। यहाँ पे 3 से काट सकते हो इसको 1/4, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे 100 के नीचे कितना आ गया? 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। इसीलिए आंसर कितना आ गया? इसलिए आंसर आ गया 25, है ना, ठीक है। तो जब 1,000 में इन्होंने 25 को ऐड किया तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया कि अभी अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,025। अगर तुम लोग को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने बहुत जल्दी समझा दिया। देखो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे नीचे 100, यहाँ पे 12, 0 से 0 काटा, ये वाला जैसे 10 है इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, हो गया कितना? 100, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा था? 3, और यहाँ पे कितना बचा था? 12। अब इस सवाल को आगे ले जाने से अच्छा है कि मैं इसको यहीं पे ऊपर नीचे काट दूँ। 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 12 4 बार में आता है, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 4 लिख दो। अब 4 के टेबल से जब तुम इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये हुआ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्या हुआ, ये हो गया 1,025, ठीक है। अब अगर जो दूसरा क्वार्टर लगेगा, जो दूसरे 3 मंथ्स का पीरियड होगा, उसमें ये अमाउंट जो है वो तुम्हारा 1,000 नहीं रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना हो जाएगा? 1,025 इंटू 10 इंटू 3, क्योंकि अगला वो फिर से 3 महीने के लिए चल रहा है, नीचे 100 और यहाँ पे 12, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर पता चल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि अगर ऐसे ही चारों क्वार्टर चलते रहे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी जो कंपाउंडिंग की पावर है वो आपको कितने रुपए दे देगी? वो आपको 1,103.80 रुपीज़ दे देगी। अब यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट मिला था तो यहाँ पे कितना अमाउंट हमको मिल रहा था, यहाँ पे हमको मिल रहे थे सिर्फ 1100 रुपीज़ मिल रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 रुपीज़ 80 पैसे एक्स्ट्रा मिला है। तो अगर देखो, अब तुमको लग रहा होगा 3 रुपये 80 पैसे से हम क्या ही कर लेंगे, बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट होगा और वो कंपाउंड होता रहेगा, उसकी कंपाउंडिंग की पावर उसमें लगती रहेगी, वो ग्रो होता रहेगा, तो इट विल बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट रेट, अगर हम देखें तो ठीक है। तो आई होप तुमको इफेक्टिव और एनुअल रिटर्न समझ में आया होगा। ऑल्दो जो स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है, वो 10% है, बट बिकॉज ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग ये जो रेट ऑफ जो रिटर्न था, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो बन गया वो कितना बन गया, 10.38% बन गया। ये जो आपका डिफरेंस है 0.8% का, ये इनसिग्निफिकेंट आपको लग रहा होगा, बट ये इनसिग्निफिकेंट है नहीं। बट अगर आप यहीं पे इस इतने बड़े अमाउंट में इसको डाल के देखोगे तो ये 380 रुपये हो जाएगा, और ऐसे बढ़ता रहेगा। अमाउंट जितना आप बड़ा लगाओगे उसके हिसाब से जो आपकी जो इंटरेस्ट है उस पर मिलने वाली वो इंक्रीज होता रहेगा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा ये। ओके, अब हम आ जाते हैं हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग अ कंपनी। अब हम लोगों ने बहुत देर से हम लोग पढ़ते आ रहे थे चैप्टर 1 से कि हमें कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। अब उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो एनालिसिस का तरीका इन्होंने बताया हुआ है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, तो देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये वाली इंडस्ट्री सही चल रही है या फिर ये वाली इंडस्ट्री चल रही है। अब इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, जैसे एजुकेशन की इंडस्ट्री हो गई, फिनटेक इंडस्ट्री हो गई, फार्मा की इंडस्ट्री हो गई, मेकअप ब्रांड्स या जो FMCG है मेकअप की पूरी इंडस्ट्री हो गई, जो पूरा फैशन है उसकी इंडस्ट्री हो गई। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अब सारी इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज करेंगे कि अच्छा कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाएं तो हमारे पैसा सबसे ज़्यादा जो आपको उस पर बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखो किसी भी आप टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाओगे तो वो पैसा आपका बढ़ेगा, बहुत सारे उसके चांसेस है कि वो पैसा आपका बढ़ेगा। बट अगर आप कोई ऐसी फॉसिल फ्यूल या फिर कोई बहुत ही बैकवर्ड चीज़ में पैसा लगा दो जो कि आज के टाइम पे ट्रेंड नहीं है जिसका, तो आपका पैसा बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप नई उभरती चीज़ में पैसा लगाओगे जिसमें बहुत सारे, जिसमें पूरे मार्केट का ध्यान जा रहा है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है उसको देख लेते हैं कि कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स आर सबसेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री सेक्टर। अब ऐसी कंपनीज जो होती हैं जो एक तरीके की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने किस चीज़ का दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, NHPC हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनल थर्मल पावर कंपनी। तीसरा टाटा पावर कंपनी, बिलोंग टू द पावर सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखो तीनों में हम लोगों ने क्या देखा, पावर यहाँ भी आ रहा है, पावर यहाँ भी आ रहा है, पावर यहाँ भी आ रहा है। ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी पावर की इंडस्ट्रीज की कंपनीज है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द इंडस्ट्री टू विच द कंपनी इज बिलोंग इज फेयरिंग। अगर आप जिस पैसे, आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हो, वो जिस कंपनी, वो जिस इंडस्ट्री की है, वो इंडस्ट्री ओवरऑल कैसा कर रही है ना, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर वो जो पूरी इंडस्ट्री है उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर डिमांड कुछ है भी या फिर नहीं है। जैसे मैंने तुमको बोला कि अगर कोई बहुत ही बैकवर्ड चीज़ है जिसको आज कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तुम उसमें पैसा लगा दोगे। मान लो आज के टाइम पे तुमने कोई 2G से रिलेटेड किसी चीज़ में पैसा लगा दिया, ठीक है, 2G है, 2G चल रहा है, 2G तो चल ही नहीं रहा, चल कर रहा है, 5G चल रहा है, तुम्हें उसमें पैसा लगाना है। ओके, मतलब तुम्हें पैसा लगाना नहीं है, तुम्हें देखना है उसको, तुम जाके पैसा मत लगा देना। उसके बाद हो गया मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, मेरे मुंह से निकल गया। फॉर इंस्टेंस डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी में ब्राइटन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रुपये की वैल्यू डी वैल्यू हो रही होती है, रुपये की वैल्यू इस टाइम पर भी डी वैल्यू हो रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ये तुमको आगे जाके समझ में आ जाएगा। जैसे देखो कि अगर आज रुपये की वैल्यू 80 रुपीज़ है, ठीक है, और कल रुपीज़ की वैल्यू, और मतलब आज नहीं है, आज आई थिंक आज के टाइम पे 86 87 ही चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रुपये की वैल्यू है जब वो डी वैल्यू होती है, ये जो है ये रुपये की वैल्यू डी वैल्यू है, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है ये रुपये की, ये भी डी वैल्यूड है, पर इसके कंपेरिजन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है ना, जो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है बाहर, उसके लिए जो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपये हो जाता है वो अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर हम यहाँ पर, अच्छा मुझे ये बहुत, मतलब ये बहुत ही, ये अब ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पे समझाने बैठ जाऊँगी तो हम ऑल टुगेदर इकोनॉमिक्स में घुस जाएंगे, उसको छोड़ दो। बट हम बस तुम इतना देख लो कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कॉल दिस इंडस्ट्री एनालिसिस। ये सारी जो एनालिसिस होती है इंडस्ट्री एनालिसिस होती है। अब आ जाएंगे हम कॉर्पोरेट एनालिसिस पे। कॉर्पोरेट एनालिसिस क्या होता है कि एक कंपनी किस तरीके से
बिहेव कर रही है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, बेसिकली उसको हम लोग देखते हैं कि उसका करंट ऑपरेशन क्या है, उसके मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ कितने हैं, वो लोग कितना और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना और अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर सकते हैं, उनके ग्रोथ प्लान हैं क्या, उनके पास परफॉर्मेंस क्या, एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट एनालिसिस हो गया, एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके करंट ऑपरेशन क्या क्या है, उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, पास परफॉर्मेंस कैसा है अपने विज़ावी, अगर उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें हम तो किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब आएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस पे। अब देखो, मान लो जब तुमने कंपनी को देखा, जब तुमने इंडस्ट्री को देखा, तो तुम लोगों ने देख लिया कि अच्छा भाई इंडस्ट्री भी सही है, ये कंपनी भी अच्छा कर रही है इस इंडस्ट्री में, बट अगर तुम्हें उसका शेयर खरीदना है तो अब तुमको क्या देखना है कि भाई इस कंपनी ने इस टाइम पर ये जो करंट प्राइस लगाया हुआ है शेयर का, क्या ये एक सही प्राइस होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी का जो शेयर है बहुत ही ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, तुम्हें लगता है कि इसका जो शेयर का प्राइस है 500 के आसपास सही रहेगा, बट खामखा में मतलब इतनी वैल्यू भी नहीं है, पर ये खामखा में 5,000 रुपये हो रखा है। ठीक है, तो ये जो है ये ओवर वैल्यू हो रखा है, तो ये तुम्हारे लिए, इन्वेस्टर के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि उसको तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे ना ये खरीदने के लिए। बट अगर यहीं पे होता तो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ उसके लिए बहुत बेनिफिट होती उसको, तो वो चीज़ देखता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर, कि एक शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब एक रुपये कमाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़े। अगर आपको 1 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं तो वो तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं ना उस चीज़ का, वो तो नुकसान हो गया। तो आपको ये देखना है कि अच्छा आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो, तो कितने रुपए का बेनिफिट आपको हो रहा है, एक शेयर पे पर्टिकुलरली कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, या करंट साइज ऑफ इक्विटी उस कंपनी की है क्या, फॉर अराइविंग एट द एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस। अगर आप चाहिए आपको कि भाई आपको ये कंपनी का शेयर खरीदना है, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो अर्निंग्स पर शेयर आपको देखनी है कि एक शेयर पे कितना रिटर्न मिल रहा है, पीई रेशो देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है, 1 रुपये या 100 रुपये कमाने के लिए मुझे इस कंपनी में कितना पैसा डालना पड़ेगा तो मैं इस कंपनी से 100 रुपये कमा पाऊंगा। और यहाँ पे आपको फर्दर उन्होंने एक और भी चीज़ बता रखी है कि अगर आप चाहते हो कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझो कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से है, कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कहीं इसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस उसका कैसा है, ये समझने के लिए आप कंपनी के बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हो, जो कि उसके एनुअल रिपोर्ट में होती है। जब कोई भी कंपनी जो होती है वो अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, उसमें बैलेंस शीट भी बता रखी होती है, ताकि जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं भाई वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से देख ले, ताकि उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाएँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसमें अपना 10 लाख रुपए लगा दिया, कंपनी अगले दिन डूब गई तो मेरा तो बड़ा गर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P&L अकाउंट भी देखेंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखेंगे, तो ये एनुअल रिपोर्ट होती है। अब एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो अब इन्होंने बताया कि अच्छा एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट क्या है, एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन इशू करता है, ईयरली बेसिस पे कोई भी कॉर्पोरेट इशू करता है। ठीक है, ईयरली साल में एक बार ऑफर कर रहा है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, कंपनी की एसेट्स होती हैं, एसेट्स मतलब कौन कौन सी कंपनी की ऐसी चीज़ें हैं जैसे कंपनी अगर बेच दी तो उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए संपत्ति समझ लो, उसके लिए एक प्रॉपर्टी, उसके लिए एक बेनिफिट जैसी चीज़ हो गई वो। लाइबिलिटी क्या है, मतलब उधारी उसके ऊपर कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका खर्चा एक्सपेंस कितना है, उसकी अर्निंग्स कितनी है, और हाउ द कंपनी स्टूड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ईयर। और ये जो बिजनेस ईयर एंड हुआ उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस हुआ, कितना रिटर्न, कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंस, कितनी अर्निंग, कितनी एसेट बची हैं, कितनी लाइबिलिटी हैं इस बिजनेस ईयर के एंड पे अगर हम देखें। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जैसे बिजनेस ईयर मान लो शुरू हुआ था तो मेरे पास 10 लाख करोड़ का कर्जा था, 10 लाख करोड़ सही रहेगा ना कर्जे के लिए, हाँ मेरे खानदान भी बिक जाएंगे इसमें तो यहाँ पे 10,000 लाख करोड़ का कर्जा था मेरे ऊपर। अब मान लो बिजनेस ईयर जब एंड हो रहा है तो मेरे पास, मैंने भाई 9,000 लाख करोड़ का कर्जा चुका दिया, नहीं 9,000 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5,000, चलो 5,000 लाख करोड़ का कर्जा चुका दिया। ठीक है, वैसे कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, इस एसेट मान लो यार, इसे बहुत ही, मुझे तो टेंशन ही हो रही है दिमाग में, इतना कर्जा सुन के, उधारी इतनी होनी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एसेट जो थी हमारी पहले 5,000 करोड़ थी, 5,000 लाख करोड़ की थी, और अब हमारी एसेट कितनी हो गई, 10,000 लाख करोड़ की हो गई। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसे छोड़ दो तुम, कल तुम पेपर करने जाओ, मौज करो बेटा। और यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो एनुअल रिपोर्ट जो होती है और एवरेज वर्जन ऑफ देयर शेयर होल्डर्स,
अब जो एनुअल रिपोर्ट्स के जो अब्रिज्ड वर्जन होते हैं, मतलब शॉर्ट में जितनी भी बेसिकली समरी टाइप जो होती हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में प्रोवाइड करती हैं ताकि वो उसको पढ़ ले। और अगर किसी को डिटेल एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, विच फीचर्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट शुड वन रीड केयरफुली। अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके बारे में जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। जैसे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ लेनी चाहिए, अब इसको ध्यान से देख लो। जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर ने अगर कोई रिपोर्ट लिख के दी है कंपनी के बारे में, चेयरमैन का जो स्टेटमेंट आ रहा है विच आर रिलेटेड टू द करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। जो भी डायरेक्टर और चेयरमैन होते हैं वो कंपनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कंपनी आगे क्या करने वाली है, उसका ग्रोथ प्लान्स क्या है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही है, करंट कैसी है, फ्यूचर कैसे होने वाली है, कंपनी कहाँ तक आगे जाने के बारे में सोचती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट जो चेयरमैन की स्टेटमेंट है, डायरेक्टर की रिपोर्ट है, उसमें निकल के आती हैं। ऑडिटर का रिपोर्ट, अब ऑडिटर की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मैच हो रही है कि नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक से बना है कि नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा तो ना हो कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, इसको बैलेंस शीट कैसी है। नोट्स टू अकाउंट्स अटैच टू द बैलेंस शीट, अब अगर बैलेंस शीट में कोई भी नोट्स अटैच्ड है, कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी अगर अटैच है तो हमें पढ़ लेनी है कि अच्छा भाई कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ ऐसी निकल जाए जिससे हमें लॉस हो जाए।